नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उमंग एकेडमी A to Z में। जी हाँ दोस्तों, बात करेंगे इसमें प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है पर्यावरण शिक्षा का। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। देखेंगे किस प्रकार से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन होते हैं, उस क्वेश्चन से क्या क्या पूछा जा सकता है उस क्वेश्चन से रिलेटेड। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपन बगैर टाइम वेस्ट करे, सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर देखेंगे सबसे पहला क्वेश्चन है 141। इसके पहले वाले जो वीडियो थे उसमें मैंने इसका आंसर पूछा था। ध्रुव तारा कहा जाता है, किसे कहा जाता है? उत्तरी तारे को, या फिर दक्षिणी तारे को, पूर्वी तारे को, या फिर पश्चिमी तारे को। तो जो ध्रुव तारा कहा जाता है वो किसे कहा जाता है? उत्तरी तारे को कहा जाता है। ये सबसे पहला क्वेश्चन आपका, किसे कहा जाता है? उत्तरी तारे को कहा जाता है ध्रुव तारा। जो तारा हमेशा उत्तर दिशा में चमकता रहता है तथा उत्तरी ध्रुव कहाँ पर? उत्तरी ध्रुव के ठीक ऊपर स्थित होने के कारण एक ही स्थिति में हमेशा दिखाई पड़ता है, उसे ध्रुव तारा कहते हैं। यह ध्रुव मत्स्य तारा समूह का एक भाग है। अब आपसे यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला तो इस प्रकार से क्वेश्चन जिस प्रकार से आपको मिला है वो पूछा जाएगा। दूसरा पूछा जाएगा किसका भाग है जो? तो यह ध्रुव मत्स्य तारा समूह का एक भाग है। मत्स्य तारा जो समूह है उसका एक भाग है, अतः उत्तरी तारे को ध्रुव तारा कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 142। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था। कब प्रारंभ किया गया था? 1972 में, 1973 में, 1981 में, 1985 में। तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर आपको पता होगा कब शुरुआत किया गया था? 1973 में इसकी शुरुआत की गई थी। और देखते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड क्या क्या फैक्ट है जो कि परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। क्या है और किसमें? देखिए, भारत के राष्ट्रीय पशु बाघ, जैसे सबको पता है भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ है। टाइगर के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया था। प्रोजेक्ट टाइगर पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा संचालित योजना है। यह उन राज्यों को सहायता प्रदान करता है जहां बाघ संरक्षण रिजर्व हैं। भारत में अभी 49 टाइगर रिजर्व है, जिसमें उत्तराखंड का राजाजी टाइगर रिजर्व 48वां है तथा ओरेंग टाइगर रिजर्व 49वां है जो असम में है। ये कहाँ पर है? असम में है। अब आपको बताना, देखिए सबसे पहला जो टाइगर रिजर्व में शामिल होने वाला है वो कौन सा नेशनल पार्क है, वो किस राष्ट्र में है, वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। सबसे पहला जो है वो किस राष्ट्र में है, किस राज्य में है और कौन सा है, उसका नाम मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। यही आपका होमवर्क रहेगा इस वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फूलों की घाटी अवस्थित है कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम में, उत्तराखंड में। तो फूलों की घाटी, अभी इसमें सब राज्य दिए हुए हैं, कई बार इसके जिले पूछे जाते हैं कि किस जिले में अवस्थित है। ठीक है, तो फूलों की घाटी जो अवस्थित है वो कहाँ पर है? उत्तराखंड में अवस्थित है। उत्तराखंड का जो चमोली जिला है वहाँ पर स्थित है इसको। ठीक है, नेक्स्ट इसमें देखते हैं। फूलों की घाटी भारत का एक राष्ट्रीय उद्यान है। फूलों की घाटी क्या है? राष्ट्रीय उद्यान है जो उत्तराखंड के चमोली जिले में हिमालय क्षेत्र में स्थित है। यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। देख सकते हैं इसमें क्या है? फूलों की घाटी कहने के लिए एक घाटी है, लेकिन ये क्या है? राष्ट्रीय उद्यान है। इसमें स्पष्ट रूप से राष्ट्रीय उद्यान, यदि आपसे पूछा जाए कि एक राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पर स्थित है, तो चमोली जिले में स्थित है, उत्तराखंड के इसमें। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक वयस्क मानव शरीर में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? एक जो वयस्क होता है मानव शरीर में कितनी अस्थियाँ होती हैं? 306 होती हैं, 275 होती है, 206 होती है, 175 होती हैं। तो जो एक मानव होता है उसका जो वयस्क शरीर हो जाता है उसमें कुल 206 अस्थियाँ होती हैं। यदि शिशु अवस्था की बात करें तो उसमें 300 होती हैं। शिशु अवस्था में जैसे व्यक्ति वयस्क होता है उसके फिर बाद में क्या हो जाती हैं? वो हड्डियाँ जुड़ करके 206 रह जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है कहाँ पर अवस्थित है? न्यूयॉर्क में स्थित है, या फिर सिडनी में, या फिर एम्स्टर्डम में, या फिर नागासाकी में। तो ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर है? एम्स्टर्डम में है। कहाँ पर है? एम्स्टर्डम में है। एम्स्टर्डम कहाँ पर है? नीदरलैंड में है। देखिए इसके बारे में और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है, ग्रीन पीस एक स्वतंत्र वैश्विक अभियानकारी संस्था है। कैसी है? स्वतंत्र है, किसी के कोई बंधन नहीं है या फिर किसी प्रकार से कोई कंप्रोमाइज नहीं है। स्वतंत्र वैश्विक अभियानकारी संस्था है जिसकी स्थापना 1971 में हुई थी। ये पूछा जा सकता है कि कब हुई थी? 1971 में हुई थी। इस संस्था का उद्देश्य वैश्विक स्तर पर व्यक्तिगत और सामूहिक प्रयासों के जरिए पर्यावरण संरक्षण एवं विकास को प्रोत्साहन प्रदान करना है। पर्यावरण संरक्षण और विकास को प्रदान करना है। ग्रीन पीस का मुख्यालय एम्स्टर्डम नीदरलैंड में अवस्थित है। ठीक है, इसमें से यही पूछा जाएगा, या तो नीदरलैंड रहेगा या फिर एम्स्टर्डम होगा। ठीक है, तो पहली बात इसमें एम्स्टर्डम ऑप्शन में दिया हुआ है। एम्स्टर्डम शहर है वो कहाँ पर है? नीदरलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 146 क्वेश्चन है।
प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय चरण के दौरान खालिस्तान का ऑक्सीकरण एवं खालिस्तान का अपचयन होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है। तो इसमें देखें ऑप्शन ए जल और NADP, NADPH2CO2 या फिर CO2 और जल, CO2 और NADPH किसका होता है। तो पहली बात इसमें ऑक्सीकरण किसका होता है, तो जल का ऑक्सीकरण होता है। तो पहला ऑप्शन आपको क्या करना है, जल करना है। तो पहले में इसका क्या हो जाएगा, जल है। दूसरे में NADP क्या होता है, इसके बारे में देख लीजिए क्या 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 इसमें और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कितना इसमें से गहराई से पूछा जा सकता है क्वेश्चन। तो देखिए इसमें क्या है, प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय चरण की अभिक्रिया, जो प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय चरण की अभिक्रिया हरित लवक के ग्रेना भाग में होती है। जी आपसे पूछा जा सकता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तो होती है हरित लवक की उपस्थिति में, लेकिन किस भाग में होती है, ग्रेना भाग में होती है। इस अभिक्रिया में जल के अणुओं का प्रकाशीय अपघटन होता है तथा हाइड्रोजन आयन प्राप्त होते हैं, अपघटन प्राप्त होता है जल का। ठीक है, अब आपको ग्रेना भाग जो कैसा वाला भाग है, ग्रेना भाग जो है वो क्या है, प्रकाशीय भाग होता है। क्या होता है, जो प्रकाशीय भाग होता है, मैंने लिखा है इसको, जब मैंने पढ़ा इसको नोट्स को तब मैंने इसको लिखा कि आखिर ये इसमें और डिटेल क्या पूछा जा सकता है। तो ग्रेना भाग जो होता है वो कैसा होता है, प्रकाशीय भाग होता है, जहाँ पर हरित लवक की उपस्थिति में प्रकाशीय चरण की अभिक्रिया होती है। ठीक है, इसमें एक और पूछा जा सकता है, स्ट्रोमा एक और भाग होता है। कौन सा, स्ट्रोमा होता है, जो कि मैंने यहाँ पर लिख दिया स्ट्रोमा। ये कैसा होता है, ये अप्रकाशीय भाग होता है। कैसा होता है, अप्रकाशीय भाग होता है। स्ट्रोमा अप्रकाशीय होता है और ग्रेना जो होता है वो प्रकाशीय होता है। H2O परिवर्तित ऊर्जा के साथ में क्या होगा, 2S + 1/2O2 + 2E इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऑक्सीकरण प्रकाश अभिक्रिया में उत्पन्न अणुओं का संचयन ऊर्जा का उपयोग क्रिया के अगले चरण अप्रकाशीय अभिक्रिया में CO2 तथा H2O से ग्लूकोज के संश्लेषण में होता है। साथ ही इस प्रक्रिया में अमुक्त हाइड्रोजन आयन क्या होता है, अमुक्त हाइड्रोजन आयन। इसमें विशेष रूप से यही देखना है आपको, जो मैंने दिखा रहा हूँ, अमुक्त हाइड्रोजन आयन निकोटिनामाइड एमाइड डाई न्यूक्लियोटाइड फास्फेट, जो NADP मैंने बताया था, NADP जो है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, निकोटिनामाइड, N से निकोटिनामाइड, A से एमाइड और D से क्या हो जाएगा, डाई न्यूक्लियोटाइड और P से क्या हो जाएगा, फास्फेट हो जाएगा। ये इसका फुल फॉर्म हो जाता है। कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है कि NADP का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, इसको याद रखिए। अणु का अपचयन करके NADPH2 अनऑक्सीकृत बनाते हैं और उसके साथ साथ में क्या है, 2S2 + NADP से क्या बनता है, इसके साथ में क्या होता है, NADPH2 अपचयन होता है। अतः प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय चरण के दौरान जल का ऑक्सीकरण एवं NADP का अपचयन होता है। बात क्लियर हो गई यहाँ पर। जल का क्या होता है, जल जो होता है इसका क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। जैसे कि आप देखते हैं प्रकाश संश्लेषण जब भी होता है, जब सूर्य का प्रकाश होता है तो पौधों से क्या होता है, जल ऑक्सीकरण की क्रिया जैसे वो होता है, वाष्प के द्वारा निकल जाता है, उसी को क्या है, ऑक्सीकरण कहते हैं। ऑक्सीकरण होता है उसी प्रकार से। तो NADP का क्या होता है, अपचयन होता है। इसका याद रखना, जल का क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है और NADP का क्या होता है, अपचयन होता है। बस इतना ही इसमें पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 147 क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जिससे भी बन जाएगा वो मुझे कंट्रोल से कमेंट कीजिए कि उसका सही जवाब था। पहले नंबर इस क्वेश्चन को सोचिए अपने दिमाग में कि इसका सही जवाब क्या है। वीडियो को पॉज कीजिए, इसके बाद इसका सही जवाब क्या है वो आप मुझे कंट्रोल से कमेंट कीजिए। और यदि आप सभी को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर करना न भूलिए। क्या है क्वेश्चन, LPG के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है। क्या पूछा है, सत्य नहीं है पूछा है। यानी कि आपको 3 ऑप्शन ऐसे देखने जो सत्य है, उनको छोड़ करके जो सत्य नहीं है वो बताना। यह एक स्वच्छ ईंधन है, यह उच्च ऊष्मीमान का है, यह नीले ज्वाला से जलने वाला है, यह मेथेन उत्सर्जन करने वाला है। तो इसका सही जवाब क्या है, इसका सही जवाब है डी जो है ये गलत है। इसमें क्या पूछा है, सत्य नहीं है, यही तो पूछा गया, सत्य नहीं है। यह मेथेन उत्सर्जन करने वाला नहीं है। ठीक है, तो यह ऑप्शन डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। देखते हैं और क्या क्या इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्या क्या अभी तक क्वेश्चन पूछे गए इस टॉपिक से। ठीक है, तो ये क्या है, LPG का फुल फॉर्म पूछा जाता है, पहले भी कई बार बता चुका हूँ, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इसका फुल फॉर्म होता है। यह क्या है, एक प्राकृतिक गैस है, आप सभी को पता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि प्राकृतिक गैस है। LPG कैसी गैस है, प्राकृतिक गैस है। यह मुख्यतः प्रोपेन और ब्यूटेन हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण है। इसमें यह भी बता चुका हूँ कि प्रोपेन और ब्यूटेन से मिलकर के बना होता है। इन्हीं हाइड्रोकार्बनों गैसों को
द्रवीभूत कर सिलेंडरों में भरकर घरों में रसोई गैस के रूप में प्रयोग किया जाता है। द्रवीभूत कर के करने का मतलब है कि द्रव अवस्था में परिवर्तित करके सिलेंडरों में भर दिया जाता है और फिर उसको घरों में प्रयोग करने के लिए, रसोई गैस के लिए उपयोग किया जाता है। यह एक स्वच्छ ईंधन है, जो कि इसके ऑप्शन में दिख रहा था, जो गंध रहित है, इसकी गंध नहीं है, अतः इसके रिसाव का पता लगाने के लिए एथिल मर्केप्टन, जे इसमें याद रखिए। जब भी आप देखते हैं गैस सिलेंडर खुला हुआ है तो गैस कैसे पता चलता है कि गैस खुला हुआ है, तो उसमें एक चीज़ मिलाई जाती है, एथिल मर्केप्टन जो है, इसको याद रख लीजिए। एथिल मर्केप्टन नामक पदार्थ मिला दिया जाता है। एलपीजी गैस उच्चतम ऊष्मीय मान 5500 किलोग्राम केजी किलोजूल किलोग्राम रखती है। इसका जो तापमान है, ऊष्मीय मान जो है कितना है, 55,000 केजी है। ठीक है, यह नीले ज्वाला के साथ जलता है और यह सबसे गर्म भाग है, यह सबसे गर्म भाग होता है। ठीक है, तो इसमें तीन चीज़ आपको याद रखनी है। पहली बात, इसका फुल फॉर्म आपको लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। दूसरा, इसको प्रोपेन और ब्यूटेन है, और द्रवीभूत करके इसको गैस के सिलेंडर में गंध रहित है, इसको याद रखिए, गंध रहित है, स्वच्छ ईंधन है। ठीक है, और इसमें एक चीज़ अच्छे से याद रखनी कि एथिल मर्केप्टन मिला दिया जाता है इसमें, इसकी ही गंध आती है। आप सोचे कि एलपीजी में प्रोपेन की या फिर ब्यूटेन की कोई गैस महक आती है, तो वो नहीं आती है, एथिल मर्केप्टन उसमें मिलाया जाता है ताकि आप पता चल सके कि गैस लीक हो रही है या फिर नहीं हो रही है। ठीक है, इतना इसको इसमें याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 148, क्या है, प्रजातियों की उत्पत्ति एक रचना है, अरस्तु की, चार्ल्स डार्विन की, मेंडल की, या फिर रॉबर्ट हुक की। तो प्रजातियों की उत्पत्ति किसकी रचना है, चार्ल्स डार्विन की। इसमें देखें क्या इसमें और पूछा जा सकता है, तो द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, प्रजातियों की उत्पत्ति चार्ल्स डार्विन की एक रचना है। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बहुत फेमस बुक है। मकर रेखा है, मकर रेखा क्या है, 2 डिग्री या फिर 2 डिग्री नॉर्थ में, या फिर दो बोल रहा हूँ, 23 डिग्री, या फिर 23 नॉर्थ में, 23 साउथ में, या फिर 23 डिग्री साउथ में। तो इसका सही जवाब क्या है, 23 साउथ में। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। आप जब भी देखेंगे ग्लोबल के बारे में पढ़ेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि ये 2 रेखाएं होती हैं, 3 रेखाएं होती हैं, एक जो बीच में जो भूमध्य रेखा होती है, इसके बाद में क्या होती है, जे क्या होती है, जे कर्क रेखा होती है, जे क्या होती है, जे मकर रेखा होती है। तो जे क्या होता है आपका, जे जो होता है जे नॉर्थ होता है, ये आपका साउथ होता है। तो जे जो होता है 23 1/2 डिग्री जो होता है कहाँ पर, नॉर्थ में, वो क्या होता है, मकर रेखा होती है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें और इसमें पूछा जा सकता है, क्या पूछा जा सकता है वो देखिए। इसमें और पूछा जा सकता है कि अक्षांश रेखा, ये तो बता दिया मैंने, मकर रेखा। ठीक है, कर्क रेखा जो होती है वो ऊपर होती है उत्तर में। 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होता है। 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होता है, इसे मकर संक्रांति कहते हैं। इस दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। दक्षिणी गोलार्ध में, जैसे ही बात करूं, यदि ऐसे कुछ इस प्रकार से यदि आप देखेंगे तो एक ये रेखा बनेगी, एक ये रेखा बनेगी, एक जो बीच वाली जो भूमध्य रेखा, जे 0 डिग्री होगी, भूमध्य रेखा होगी। जे कौन सी होगी, जे मकर रेखा होगी, और जे कौन सी होगी, जे कर्क रेखा होगी। इसमें जो मकर रेखा होती है, मकर रेखा जो होती है, इसमें 22 दिसंबर को जो है, इसमें सूर्य क्या होता है, लंबवत होता है। और सबसे बड़ा दिन यहाँ पर दक्षिणी ध्रुव में सबसे बड़ा दिन जो होता है वो कब होता है, 22 दिसंबर को होता है। सबसे बड़ा दिन कब होता है, 22 दिसंबर को होता है। सबसे बड़ा दिन कब होता है, 22 दिसंबर को होता है। यानी कि सबसे छोटी रात उत्तरी ध्रुव में कब होगी, 22 दिसंबर को होगी। कब होगी, 22 दिसंबर को होगी। ठीक है, तो इतने इसको इसमें याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय अवस्थित है कहाँ पर है, जिनेवा में है, हैंग में है, न्यूयॉर्क में है, या फिर पेरिस में है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, हैंग में है। कहाँ पर है, हैंग में है। हैंग के बारे में और क्या क्या जानकारी पूछी जा सकती है, या फिर इस क्वेश्चन से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर बात करें, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हैंग नीदरलैंड में अवस्थित है। या तो आपको हैंग मिलेगा या फिर नीदरलैंड मिलेगा। इसकी स्थापना 3 अप्रैल 1946 को, जैसे कि अमेरिका जब स्थापना उसके संबंध में हुई, उसी के समय पर हुई थी, को की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि में 5 अध्याय तथा 70 अनुच्छेद हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की
समविधि में 5 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कई बार परीक्षा में देखा है। 5 अध्याय हैं और 70 अनुच्छेद हैं। ठीक है, अभी तक जो भी क्वेश्चन आपने देखे हैं इनमें से कितने क्वेश्चन आपको बने हैं और कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो कि आपको पहले नहीं पता थे, जो कि इस वीडियो के माध्यम से पता चले हैं, वो आप मुझसे कमेंट बॉक्स से कमेंट कीजिए। और एक क्वेश्चन मैंने आपको बीच में दिया था, उसका मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ में उसका जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही कोई वीडियो रहेगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।